सबसे पहले हमारा हो गया एशिया, फिर हमारा हुआ अफ्रीका, उसके बाद में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, आप परिचित होंगे इन महाद्वीपों से। उसके बाद में 5 महासागर हैं, 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इसके अलावा इंडियन ओशियन। तो ये सारे हमारे 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा हमारा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो ये सब आपको बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होंगी। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं इन महाद्वीपों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो हमारा यहाँ पर हो गया उत्तर अमेरिका, नीचे हमारा हुआ दक्षिण अमेरिका, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा यूरोप, यूरोप के ठीक नीचे है अफ्रीका, यूरोप से सटा हुआ हमारा है एशिया, और एशिया के नीचे हमारा है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा अंटार्कटिका। तो ये आपकी स्थिति हुई। ये हमारा एक मानचित्र है जिसमें हमने सभी महाद्वीपों की स्थिति को देखा। तो ये हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, नीचे हमारा अंटार्कटिका है। यहाँ पर प्रशांत महासागर दोनों तरफ, ये हमारा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। तो ये सारे हमारे हो गए महासागर। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं अपने महाद्वीप एशिया के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 8.70% है, यानी कि 8.70% है। अगर ये पूरा जो आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी, अगर इसको हम 100% मान लें जल और स्थल दोनों को मिला करके, तो एशिया का उसमें हिस्सा है 8.70%। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम केवल स्थलों की बात करें, स्थलों का मतलब क्या हुआ? जैसे कि उत्तर अमेरिका का पूरा स्थल, दक्षिण अमेरिका, बाकी जितने कॉन्टिनेंट हैं उनके स्थलों को मिला करके बात करें, तो उसमें से हमारे एशिया के खाते में आता है 30% भाग। मतलब अगर पूरी ओवरऑल पृथ्वी की बात करें तो उसमें 8.70% है, 8.70% है। लेकिन अगर हम केवल बात करते हैं स्थलों की तो यह 30% है। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में 2018 की डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो जो हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या है उसकी लगभग 60% जनसंख्या अकेले हमारे एशिया महाद्वीप में निवास करती है। आगे अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई तक इसकी कितनी है, तो यह है लगभग 9,650 किलोमीटर, और अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तो यह है 6,440 किलोमीटर। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। कई बार आपसे पूछा जाता है ये भी कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है या स्थल का कितना है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और एशिया के जो हमारी बाउंड्री है उनके बारे में बात करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे पूर्व से। मैप में आपको पता होना चाहिए ये हमारा पूर्व होता है, यानी कि ईस्ट वेस्ट, ये हमारा हुआ साउथ दक्षिण, और ऊपर हमारा हुआ नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा मैप में ऊपर की ओर ही होता है। तो चलिए पूर्व से हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपको मिलेगी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को अलग करती है किससे? उत्तर अमेरिका से। किससे अलग करती है? उत्तर अमेरिका से। यहाँ आपका पूरा उत्तर अमेरिका वाला हिस्सा है, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है। ये हम लोगों ने नदियों वाले वीडियो में भी देखा था, तो आपको याद रखना है ये हमारा हो गया बेरिंग जल संधि, जो कि अलग करती है एशिया को उत्तर अमेरिका से। उसके बाद में नीचे आएंगे तो बीच में आपको मिलेगा ओखोस्टक सागर। ओखोस्टक सागर जो कि है रूस के बीच में, ये आपको बड़ा सा जो देश दिख रहा है ये हमारा रूस है, और यहाँ पर है ओखोस्टक सागर। उसके बाद में जापान सागर यहाँ पर नीचे है, ये हमारा है कोरिया पेनिनसुला। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा है कोरियन पेनिनसुला, जहां पर आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 देश मिलेंगे जो कि पहले एक ही थे, और इनकी जो बाउंड्री है वो हमारी है 38 पैरेलल, यानी कि जो 38 अंश अक्षांश रेखा है वह दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो जापान सागर हो गया। जापान सागर के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको पूर्वी चीन सागर मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो दक्षिण चीन सागर हो गया। फिर आप ये जो बड़ा सा हिस्सा देखेंगे इसे हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर। हालांकि ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है, लेकिन इसके पास छोटे छोटे सागर हैं, तो इनको हमें जानना आवश्यक है क्योंकि प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है बांदा सागर। बांदा सागर, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो जावा सागर। ये सारे सागर हमारे एशिया को अलग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से।
किसको? एशिया को अलग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। जावा सागर के बाद में आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको अंडमान द्वीप के पास में अंडमान सागर मिलेगा। फिर ये हमारी बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी, और ये बड़ा सा जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा हुआ हिंद महासागर, और भारत के पश्चिम में आपको मिलेगा अरब सागर। तो ये पूरी हमारी दक्षिण की बाउंड्री हो गई। दक्षिण के बाद में जब हम पहुंचेंगे यहाँ पर तो यहीं से हमारा जो पूरा है ये अफ्रीका महाद्वीप शुरू होता है। तो इनके बीच का जो ये पतला सा हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं रेड सी या लाल सागर। और अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप हमारे स्वेज नहर के द्वारा अलग होता है। किससे? अफ्रीका से। यहाँ पर मिस्र में हमारी है स्वेज नहर, जो कि पूर्व समय से ही ले करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। जहाजों का जो आवागमन पहले घूम करके होता था अफ्रीका से, वो यहाँ से संभव हो पाया है। तो स्वेज नहर हमारी हो गई। स्वेज नहर के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बाद में यहाँ पर कंट्री है टर्की, उसके ऊपर है काला सागर। उसके ऊपर क्या है? काला सागर। काला सागर के बाद में यहाँ पर हमारी है कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो काला सागर हो गया। काला सागर के बाद में कैस्पियन सागर, और ऊपर है हमारी यूराल पर्वत श्रेणी या यूराल माउंटेन रेंज। और सबसे ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, और ये पूरा हमारा हो गया यूरोप, यहाँ पर हमारा पूरा है अफ्रीका। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारी एशिया है उसकी पूरी बाउंड्री को देखा, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो जो चीज़ें एशिया को घेरे हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने डिटेल में जाना। इसके अलावा अब हम चलेंगे और एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ये है हमारा प्यारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि पश्चिमी एशिया यानी कि वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया या ईस्ट एशिया, इस प्रकार के टर्म आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे। तो आइए आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इनकी मैप में लोकेशन कहाँ पर होती है। तो जैसा कि नाम अभी हमने लिया पश्चिम एशिया, यहाँ पर आप जो रेड कलर में पूरा रीजन देख रहे हैं इसे हम लोग शामिल करते हैं पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया में अगर हम देशों की बात करें तो ये जो हमारा सबसे पश्चिम में देश है ये हमारा कौन सा देश है? टर्की। याद रखिएगा, टर्की एशिया के उन देशों में शामिल है जो 2 कॉन्टिनेंटों में अपनी सीमा को रखते हैं। टर्की का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर यूरोप में भी मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। टर्की हो गया, यहीं पर इराक, ईरान, सीरिया, उसके अलावा ये जो पूरा अरब के द्वीप हैं, चाहे सऊदी अरेबिया की बात करें, यमन, ओमान, ये सब जो आपके हैं ये हमारे आते हैं पश्चिमी एशिया में। मुख्य रूप से जो हमारे तेल उत्पादक देश हैं उन्हें हम लोग रहते हैं पश्चिमी एशिया में, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में पश्चिम एशिया के बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे मध्य एशिया, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में आपके जितने तान वाले देश हैं वह आपको मिलेंगे सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में, जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान। तो ये सारे जो आपके तान वाले जितने भी कंट्री हैं ये आपको मुख्य रूप से मिलेंगे मध्य एशिया में। ये पहले थे हमारे यूएसएसआर का हिस्सा, यानी कि रूस के पहले हिस्से थे, लेकिन बाद में ये सारे स्वतंत्र देश बन गए थे। मध्य एशिया के बाद में यहाँ पर हमारा है दक्षिण एशिया। यहाँ पर क्या है हमारा? दक्षिण एशिया। और इन्हीं दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है? सार्क। जिसका नाम क्या है? सार्क। तो सार्क जिसे हम लोग दक्षेश भी कहते हैं, तो दक्षेश में जितने भी देश शामिल हैं इन्हें हम लोग कहते हैं दक्षिण एशिया। तो इनमें कौन कौन से हैं? ऊपर अफगानिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर हमारा कौन से हैं? नेपाल हो गया, नेपाल के बाद में भूटान हो गया, भूटान के बाद में यहाँ पर नीचे आ पाएंगे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और फिर यहाँ पर हमारा मालदीव। तो ये सारे हमारे दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं। उसके बाद में दक्षिण एशिया के बाद में आप सुनते होंगे पूर्वी एशिया के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी एशिया के बारे में। तो पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एक तो सबसे बड़ा कंट्री जिसे हम लोग चाइना कहते हैं, चीन शामिल है। इसके ऊपर आपको मंगोलिया दिखेगा। मंगोलिया के बाद में ये पूरा जापान का जो क्षेत्र है ये भी हमारा आता है पूर्वी एशिया में। उसके अलावा यहाँ पर जो कंट्री हैं कोरियन पेनिनसुला में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन्हें भी हम लोग पूर्वी एशिया के अंतर्गत रखते हैं। और फाइनली एक जो हमारा लास्ट में है उसे हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, और इन्हें आप लोग आसियान देश भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 देश हैं और इन 10 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता। आसियान जो कि एक संगठन है, याद रखिएगा, आसियान जो कि एक संगठन है। पिछली बार आसियान के सारे जो प्रमुख थे वो हमारे यहाँ पर विजिट भी किए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और
आसियान देशों की बात करें तो इनमें से कौन कौन से देश हैं? पहले आपका म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद में लाओस हो गया, लाओस, उसके बाद में कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में फिलीपींस। तो ये सारे हमारे आसियान देश हैं। सार्क मुख्य रूप से हमारा किसमें है? साउथ एशिया के जो देश हैं। और अगर हम बात करते हैं आसियान की तो इसमें आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया के सारे देश मिलेंगे। तो यहां तक आपने जाना। अगर हम बात करते हैं उत्तर एशिया की तो उत्तर एशिया में आपको कौन सा देश मिलेगा? रसिया। और ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, बड़ा सा हिस्सा, ये पूरा हमारा है रसिया। रसिया हमारे एशिया का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चीन। उसके बाद में कौन सा हमारा है? भारत। भारत के बाद में कौन सा है? कजाकिस्तान। तो ये सारे हमारे एरिया के हिसाब से देश हो गए। इसके अलावा आपसे कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायद्वीपों के बारे में, आइए उनको जान लेते हैं। जैसे कि इस पूरे हिस्से को आप कहते हैं अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। इसमें आपको सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, उसके अलावा यहाँ पर आपको संयुक्त अरब अमीरात और जितने भी तेल उत्पादक प्रमुख राष्ट्र हैं वह सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे पश्चिमी एशिया में। तो अरब प्रायद्वीप हो गया। अरब प्रायद्वीप के बाद में आप रसिया में जाएंगे तो ये भी एक हमारा प्रमुख प्रायद्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कमचटका प्रायद्वीप। उसके बाद में जापान के द्वीपों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान के पास वैसे बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जो मुख्य 4 द्वीप हैं जिनसे आप परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन द्वीपों की आइए चर्चा कर लेते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, ये हमारा पूरा है जापान के द्वीप। तो जापान के जो सबसे उत्तर में द्वीप है उसे हम कहते हैं होकाइडो। सबसे उत्तर वाले द्वीप का क्या नाम है? होकाइडो। उसके बाद में आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जब बढ़ेंगे तो अगला जो आपको सबसे बड़ा द्वीप मिलेगा इसे हम लोग कहते हैं होन्शु। होन्शु पर ही जापान की कैपिटल टोक्यो स्थित है। ध्यान रखिएगा, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, यह पूरे एशिया की सबसे बड़ी कैपिटल है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी कैपिटल है होन्शु। और यहीं पर हमारा एक शहर हिरोशिमा, जहां पर 1945 में विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था, वह भी स्थित है। तो होन्शु पर हमारा स्थित है हिरोशिमा। उसके बाद में यहाँ पर छोटा सा द्वीप जो आपको दिखेगा इसे हम लोग कहते हैं शिकोकू। इसे हम क्या कहते हैं? शिकोकू। और इसके नीचे जब आप आएंगे तो इसका नाम है क्यूशू। इसका नाम क्या है? क्यूशू। तो यहाँ पर हमारा स्थित है नागासाकी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे उत्तर में है होकाइडो, सबसे हमारे दक्षिण में है क्यूशू, और होन्शु पर हमारा स्थित है इसकी कैपिटल टोक्यो, और हिरोशिमा हमारा स्थित है होन्शु पर, नागासाकी हमारा है क्यूशू पर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण देश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, राजधानी इसकी कौन सी है? जकार्ता। राजधानी इसकी कौन सी है? जकार्ता। तो इसके द्वीपों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की तो आप इसे सबसे बड़ा द्वीपीय देश कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है, हजारों में इसके पास द्वीप हैं। तो महत्वपूर्ण द्वीपों के नाम हम लोग आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे इंडिया के सबसे करीब है इसे हम लोग कहते हैं सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा के आप नीचे आएंगे तो इसका नाम है हमारे जावा द्वीप। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा बाली। बाली के बाद में यहाँ पर एक द्वीप है जिसे हम लोग सुलावेसी द्वीप कहते हैं। सुलावेसी द्वीप के बाद में ये जो आपको बड़ा सा हिस्सा मिलेगा इसे हम लोग कालीमंतान द्वीप कहते हैं। तो ये हमारे सारे द्वीप हो गए प्रमुख किसके? इंडोनेशिया के। और यहाँ पर जो आपको एक देश दिख रहा होगा इसे हम लोग कहते हैं फिलीपींस। कौन सा देश है? इसका नाम है फिलीपींस। तो इसको भी आपको याद रखना है। चाइना के बगल में एक छोटा सा देश यहाँ पर है जिसे हम लोग कहते हैं हांगकांग। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की। अब आइए कुछ प्रमुख देशों को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि कुल देशों की संख्या है जो हमारी एशिया है उसमें 48, कहीं कहीं आपको 49 भी देखने को मिलेगा, विकिपीडिया पे आपको 49 देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा देशों की संख्या 48 या 49 जैसा भी आप समझें, एक देश में कभी कभी इधर उधर होता रहता है। तो कुल मिलाकर के देशों की संख्या है 48। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो हमारे एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद में चीन, फिर हमारा हुआ भारत, उसके बाद में कजाकिस्तान, उसके बाद में सऊदी अरब। तो ये हमारे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 सबसे बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के बाद में जब हम बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 सबसे बड़े देशों की, तो उसमें आपको पता होना चाहिए चीन सबसे बड़ा है, उसके बाद में भारत, फिर हमारा इंडोनेशिया, फिर हमारा हुआ पाकिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश। आइए कुछ प्रमुख देशों की लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको ऊपर बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं रूस।
रूस के बाद में आप नीचे आएंगे तो ये हमारा एक देश हो गया जिसका नाम है चीन। चीन के ऊपर आपको एक देश मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं मंगोलिया। इसका नाम क्या है? मंगोलिया। मंगोलिया के बाद में यहाँ पर हमारा है भारत, और बीच में जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर नेपाल और भूटान, तो ये तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद में आप पश्चिम में जाएंगे भारत के, तो यहाँ पर है पाकिस्तान। ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा देश है जिसे हम लोग कहते हैं कजाकिस्तान, और एशिया में यह चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। रूस, चीन, भारत के बाद में चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से कजाकिस्तान। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा ईरान। ईरान जो कि एक प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र भी है। अरब में आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक कंट्री आपको सऊदी अरब, उसके अलावा यमन और ओमान, आपको 2 देश और मिलेंगे। तो ये हमारे कुछ यहाँ के देश हो गए। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा फिलीपींस, ये हमारा जापान, इंडोनेशिया, यहाँ पर आपके पूरे आसियान कंट्री हैं। बीच में आपके तान वाले सारे देश हैं, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पश्चिम में जो हमारा ये है, जो निकला हुआ भाग है, इसे हम लोग तुर्की कहते हैं। कौन सा? तुर्की कहते हैं। और यहीं पर हमारा छोटा सा देश है इजराइल, जॉर्डन भी यहीं पर है। उसके अलावा यहाँ पर सीरिया भी है, अजरबैजान, आर्मेनिया। तो ये सारे देश हमारे मुख्य रूप से पश्चिम में स्थित हैं। अब हम लोग अपने एशिया के कुछ प्रमुख स्थानों की बात करेंगे जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे रसिया में, और वहाँ की एक प्रमुख झील के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बैकाल झील। जिसका नाम क्या है? बैकाल झील। बैकाल झील हमारी है कहाँ पर? रसिया में। और आपको याद रखना है कि विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो हमारी बैकाल झील है। बैकाल झील के बाद में आपको एक झील मिलेगी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। इसका नाम क्या है? अराल सागर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अराल सागर। और आपको याद होना चाहिए कि अराल सागर एक ऐसा हमारा सागर है कि धीरे धीरे जिसका अस्तित्व अब खत्म हो रहा है, यानी कि अब यह अपने 10% हिस्से पर आ गया है। धीरे धीरे ये पूरा जो सागर है वह सूख रहा है। आने वाले समय में ये केवल हमारे इतिहास के पन्नों में ही होगा कि अराल नाम से एक सागर होता था। मुख्य रूप से ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अराल सागर किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारा स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित हमारा अराल सागर। और आइए अब हम लोग चलेंगे पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया में जो ये आपको बड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं अरब का मरुस्थल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अरब का मरुस्थल। पूरी तरीके से ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, और तेल जो यहाँ पर पाया जाता है इसी से पूरी तरीके से इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। अरब के बाद में आप पहुंचेंगे ईरान में, तो ईरान में भी एक प्रमुख मरुस्थल है जिसे हम लोग कहते हैं दस्त-ए-काविर मरुस्थल। इसका नाम क्या है? दस्त-ए-काविर मरुस्थल। उसके बाद में आप पहुंचेंगे जब पश्चिमी चीन में, तो यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान मरुस्थल। क्या नाम है इसका? टकला मकान मरुस्थल, जो कि स्थित कहाँ पर है? चीन में। चीन के बाद में आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर चीन और मंगोलिया में संयुक्त रूप से एक मरुस्थल स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं गोबी मरुस्थल या गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट कहाँ पर है? मुख्य रूप से मंगोलिया में है, लेकिन कुछ हिस्सा यह चीन का भी शेयर करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुनलुन पर्वत श्रेणी भी मिलेगी जो कि चीन की एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है। फिर आप पश्चिम में इसके जाएंगे तो यहाँ पर पामीर गांठ मिलेगी। तो ये सारे माउंटेन भी आपको मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग माउंटेन वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमारा मलेशिया और सिंगापुर है, इससे जो हमारी इजराइल अलग होती है, इसके बीच में जो पतला सा रास्ता है इसे हम लोग कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर मलक्का स्ट्रेट के बारे में पूछा जाता है कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, तो आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। मलक्का स्ट्रेट हमारा यहाँ पर है। मलेशिया, सिंगापुर और ये जो इजराइल है, इनके बीच के जो पतला सा भाग है इसे हम लोग कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। अगर आपसे मैं कहूँ स्ट्रेट क्या होता है, तो स्ट्रेट होता है जो हमारे 2 बड़ी जलराशियों को जोड़ता है। आप देख रहे होंगे कि ये पतला रास्ता यहाँ पर हमारा हो गया दक्षिण चीन सागर, यहाँ पर अंडमान सागर, और इनके बीच का यह पतला रास्ता मतलब कि 2 बड़ी जलराशियों को स्ट्रेट जोड़ता है। उसी प्रकार से हमने बात की थी पेनिनसुला की, तो पेनिनसुला एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये जरूर पता होंगी। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले रूस में चलते हैं। रूस में हमारी एक नदी है पश्चिमी रूस में, और इसे हम लोग कहते हैं ताज नदी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ताज नदी। देखिए, जिस प्रकार से हमने बात की थी कि टर्की हमारे 2 देशों के साथ में अपनी एरिया को शेयर करता है, उसी प्रकार से रूस भी हमारे 2 देशों के साथ में 2 महाद्वीपों के साथ में अपनी एरिया को शेयर करता है। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया ये
हिस्सा जो कि आता है एशिया में, इसे हम लोग कहते हैं साइबेरिया भी। याद रखना है कि रूस का जो हिस्सा हमारे एशिया में आता है इसे हम लोग साइबेरिया कहते हैं, और जो बाकी का हिस्सा है ये आपका आता है यूरोप में। उसी प्रकार से टर्की भी हमारे दो महाद्वीपों के साथ में अपने क्षेत्रफल को शेयर करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ताज नदी हो गई। ताज नदी के बाद में एक और प्रमुख नदी है जिसे हम लोग कहते हैं लीना नदी। लीना नदी मुख्य रूप से निकलती है बैकाल झील से। कहाँ से? बैकाल झील से हमारे रूस में निकलती है लीना नदी और जा करके आर्कटिक ओशियन में अपना जल गिराती है। अब हम बात करेंगे मंगोलिया से निकलने वाली एक प्रमुख नदी जिसे हम लोग कहते हैं आमूर नदी। तो आमूर नदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था नदियों वाले वीडियो में भी, और मैंने आपको बताया था कि मंगोलिया से निकलने के बाद में यह रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है और फाइनली जाकर के ओकोष्टक सागर में अपना जल गिराती है। तो आमूर नदी कहाँ पर है? मंगोलिया में, रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है और ओकोष्टक सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। अब हम पहुंचेंगे पश्चिमी चीन में। पश्चिमी चीन में ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये हमारा है बयाहार पर्वत, कुनलुन पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है, और ये हमारा है किन्हाई प्रांत। कहाँ का? किन्हाई प्रांत। जिस प्रकार से हमारे आपको भारत में कई प्रांत देखने को मिलेंगे, कई स्टेट देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से किन्हाई चीन का एक स्टेट है। यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं हुआंगहो नदी या पीली नदी। हुआंगहो नदी या पीली नदी, और जहाँ पर यह जाकर के अपना जल गिराती है इसे हम कहते हैं पीला सागर। तो आपको ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। इसके ठीक पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारा है जारी पहाड़ियाँ। क्या है हमारी? जारी पहाड़ियाँ किन्हाई में ही, कुनलुन पर्वत श्रेणी पर ही, और यहाँ से हमारी जो नदी निकलती है इसे हम कहते हैं यांगसी नदी या यांग टीसी क्यांग नदी। और ये हमारी जो नदी है यांगसी नदी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी, और जा करके जो हमारा पूर्वी चीन सागर है यहाँ पर मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, यहाँ पर जाके यांगसी नदी अपना जल गिराती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? यांगसी नदी। उसके बाद में इसके ठीक नीचे से हमारी एक लासा गोंगमा स्प्रिंग है। लासा गोंगमा स्प्रिंग है यानी कि एक स्थान होता है जहां से आपको गर्म पानी इस प्रकार से निकलते हैं फुहारे के समान से। तो वहां से हमारी किन्हाई में ही एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं मेकोंग नदी। मेकोंग नदी को ईस्ट एशिया का आप लोग गंगा भी कह सकते हैं, इसे कहा भी जाता है। और मेकोंग नदी हमारी निकलती है लासा गोंगमा स्प्रिंग किन्हाई से, और यह कई देशों को ट्रैवल करने के बाद में फाइनली अपना जल गिराती है कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में। तो मेकोंग नदी चीन से होकर निकलती है, फिर म्यांमार और लाओस के बीच में सीमा बनाती है, कंबोडिया में एंटर करती है, वियतनाम में, और फाइनली जाकर के यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। अब इसी की अगर हम बात करें मेकोंग नदी, तो जहां से यह निकलती है इसी के पास से हमारी एक नदी और निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्विन नदी। तो सॉल्विन नदी निकलने के बाद में ये म्यांमार, उसके अलावा जो हमारा लाओस है उसके बीच में कुछ दूरी पर सीमा बनाती है। फाइनली पूरे म्यांमार को ट्रैवल करने के बाद में यह थाईलैंड से होते हुए जा करके अंडमान सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? अंडमान सागर में अपना जल गिराती है। उसके अलावा इरावती नदी के बारे में मैंने आपको नदियों वाले वीडियो में बताया ही था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सबसे जरूरी बात कि एशिया के बारे में आपके पास जो भी जानकारी होगी आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं, या जब भी आप कमेंट में एशिया के बारे में कुछ लिखेंगे तो इससे जो भी लोग कमेंट पढ़ते हैं उनको भी एशिया के बारे में और चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।